साथियों, बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए हम लोग विजेता 2025 को थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं KYC मतलब नो योर कस्टमर। की कंपोनेंट्स ऑफ KYC में क्या क्या है। CIP मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। अगला है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मतलब CDD। इसके बाद है EDD मतलब इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। CFT क्या होता है, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब आते हैं स्टार होम लोन, जिसमें हम लोग घर के लिए लोन देते हैं। इसके लिए एलिजिबल बोरोवर कौन कौन है। सैलरीड हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, NRI या PIOs हो सकते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कॉर्पोरेट वाले स्टाफ हो सकते हैं, पेंशनर हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर मीटिंग देयर नीड्स ऑफ हाउसिंग अदर देन इंडिविजुअल आर नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। इसमें एज है रिपेमेंट के लिए 70 साल तक। सीनियर मोस्ट को अप्लीकेंट जो है वो कर सकते हैं। डेविएशन इन एज सैंक्शनिंग अथॉरिटी में अप्रूव एज डेविएशन कैप ऑफ 85 साल तक। इसमें 3 करोड़ तक का लोन किया जा सकता है। सिविल जो है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। और मिनिमम साइज जो है मेट्रो या अर्बन के लिए 1 लाख रुपया और रूरल सेमी अर्बन के लिए कुछ भी मिनिमम नहीं है। इसका रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 30 साल तक रहता है। रिपेयर या रिनोवेशन के लिए 20 साल तक का रहता है, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड, है ना। इसमें 90% तक लोन सैंक्शन किया जाता है, 10% कस्टमर को खुद लगाना पड़ता है। इसके बाद आता है स्टार डायमंड होम लोन, जिसमें 7.5 करोड़ से ऊपर का अगर घर लेते हैं तभी वो मिल सकता है। और इसमें मार्जिन रहता है 25% का। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हम लोग होम लोन प्रदान करते हैं, जिसमें मिनिमम कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट इसमें 25 लाख तक ही हम लोग दे सकते हैं। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट में ले रहे हैं तो वो 35 लाख तक के लिए हम लोग दे सकते हैं। लोन का टेन्योर जो होता है मिनिमम 12 साल का होगा और मैक्सिमम 30 साल का होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इसमें एक चीज़ मैंडेटरी है कि वुमेन मस्ट बी सोल या को ऑनर इन द प्रॉपर्टी। आपको वुमेन को रखना ही रखना है। अगला है स्टार व्हीकल लोन, जिसमें सिविल स्कोर 700 या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग व्हीकल लोन दे सकते हैं। इसमें एज जो है 65 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और SLCC से अप्रूव होना चाहिए। कुछ भी डेविएशन होता है तो नेट टेक होम पे इसमें 1 लाख तक के लिए 40% है, 5 लाख तक के लिए 30% है और 5 लाख से ऊपर वालों के लिए नेट टेक होम पे 25% होना चाहिए। उसके नीचे नहीं ला सकते। 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 5 साल तक का टाइम मिल पाएगा और 4 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 7 साल तक का टाइम मिल पाएगा चुकाने के लिए। अब थोड़ा जैसा जानते हैं हम लोग स्टार पर्सनल लोन और इसके वेरिएंट्स के बारे में। अलग अलग वेरिएंट्स क्या क्या हैं। स्टार पर्सनल लोन, स्टार मित्र पर्सनल लोन, स्टार पेंशनर लोन, स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन SSEPL जो बहुत फेमस है, सॉफ्ट लोन टू रिटायर्ड ऑफिसर्स इत्यादि। स्टार पर्सनल लोन के लिए 70 साल से अधिक का एज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका जा करके इसका जो भी वो है नेट टेक होम पे जो अभी हमने बात की, 1 लाख तक के लिए 40%, 1 लाख से 5 लाख तक के लिए 30% और 5 लाख से ज़्यादा के लिए 25% NTHP। रिपेमेंट के लिए 84 महीने यानी 7 साल का मौका मिलता है। अगला है स्टार मित्र पर्सनल लोन, जो स्पेशल लोन स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए है। जो सैलरीड होते हैं उनको मैक्सिमम 2 लाख रुपये मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैक्सिमम 1 लाख रुपये मिलेगा। सैलरीड पर्सन के लिए 15 टाइम ऑफ नेट सैलरी एलिजिबल अमाउंट है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल प्रोफेशनल्स हैं उनका 100% ऑफ नेट एनुअल इनकम एज पर लेटेस्ट ITR के लिए जो उनका रिटर्न रहेगा उतना मिलेगा। रिपेमेंट का पीरियड भी इसमें वही है, 12 से लेकर 60 महीना तक, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक में कभी भी वो कर सकते हैं। मार्जिन इसका 10% का रहता है। सिक्योरिटी के लिए हाइपोथिकेशन होना ही होना है, ये आप सबको पता है। अगला है स्टार पेंशनर लोन स्कीम, मैक्सिमम जिसमें कि 10 लाख तक का ही लोन मिल सकता है और अनसिक्योर्ड है तो 15 महीना जो है आपका वो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ एडवांस जो है 15 महीना तक का नेट पेंशन इनकम का हो सकता है। और फॉर सिक्योर्ड जो रहेंगे उनके लिए 20 महीना तक का मिल सकता है। 20 महीने का जो पेंशन का ग्रॉस होगा वो उतना मिल सकता है। इसमें OD फैसिलिटी रहेगा 3 महीने तक। नेट पेंशन जो मैक्सिमम 1 लाख तक का नेट पेंशन उनका जितना भी रहे वो 1 लाख तक में उनको मिल सकता है। अब आते हैं स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन SSEPL, जिसमें 24 महीने का ग्रॉस सैलरी तक मिल सकता है। अमाउंट अप टू 20 लाख रुपये तक, 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा। भले ही आपकी सैलरी 24 लाख से ज़्यादा हो 24 महीने में, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा, वो 20 लाख तक की लास्ट है। इसमें भी NTHP वही है 40, 30 और 25%। सॉफ्ट लोन टू एक्स स्टाफ या पेंशनर के लिए है। कितना तक उनको मिल सकता है NTHP, उनका भी रहना चाहिए 40% तक का पेंशन अमाउंट का। मार्जिन 10% का रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है RBLR के ये लेके डिसाइड किया जाएगा।
अब थोड़ा सा BOI स्टार MSME थाला स्कीम को पढ़ लेते हैं, जो खास तौर से टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और लीज डिस्काउंट के लिए दिया जाता है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, GSTN अगर एप्लीकेबल हो तो वो भी लगेगा। इसके अलावा ICR, ECR और जो सिविल स्कोर है 700 मिनिमम लगना ही लगना है, वो चाहिए ही चाहिए, है ना। इसमें मिनिमम जो है अब 25 लाख और मैक्सिमम जो है आपका 25 करोड़ तक का मिल सकता है। 25 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का। मार्जिन जो रहेगा इसका 20% का रहेगा। रिपेमेंट टेन्योर जो है इसका 15 साल तक रहेगा, एक्सक्लूडिंग मोरेटोरियम, मोरेटोरियम को छोड़ करके 15 साल का। लोन जो है 75% जो है उसका कैप्ड इसका मिलेगा 75% तक। इसके बाद आता है स्टार इंस्टा लोन, यानी कस्टमर कैसा होगा इसमें? टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 50 लाख और अबव अगर उनको पहले से दिया जा चुका है। इसके अलावा क्रेडिट रिलेशनशिप पिछले 24 महीने का देखा जाएगा, अदर देन LATDR और गोल्ड लोन का, ठीक है। CBR 5 एंड बेटर चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड GST चाहिए ही चाहिए उद्यम तो, और GST जो है वेदर एप्लीकेबल है तो चाहिए। SMA अकाउंट शुड नॉट बी SMA 1/2 इन लास्ट 12 महीना। 12 महीने में आपका SMA अकाउंट जो है हाफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं BOI स्टार व्हीकल एक्सप्रेस लोन, जिसमें 10 लाख तक के लोन के लिए टारगेट ग्रुप क्या दिया हुआ है? इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोई भी ले सकता है। इसमें क्या है? फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका वही सिविल 700 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। CBR CMR जो है 4 या उससे अच्छा होना चाहिए। ई-रिक्शा के लिए 5 लाख तक मिलेगा, फॉर अदर्स के लिए 10 लाख तक का मिलेगा। मार्जिन जो है इसका 15% रहेगा ऑन रोड प्राइस का। फॉर बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए 25% ऑफ टोटल बॉडी मॉडिफिकेशन कॉस्ट मिलेगा। चुकाने का टेन्योर है 3 लाख तक के लिए 36 महीने का इंक्लूडिंग मोरेटोरियम, और 3 लाख से ऊपर के लिए रहेगा 60 महीने का इंक्लूडिंग मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मैक्सिमम 3 महीने तक का ही मिल पाएगा। इसके बाद इसमें टॉपअप वगैरह भी ले सकते हैं आराम से। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज हैं उन लोगों को जो है वो करने के लिए, इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए इस लोन को निकाला गया है। इसमें जो है आपका वर्किंग कैपिटल मैक्सिमम अप टू 20 लाख तक का हो सकता है, और इसका रिपेमेंट पीरियड भी वही 7 साल का है, 84 महीने तक का। हाँ, एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस क्या है? शिशु में अगर लेते हैं मुद्रा शिशु तो 50,000 तक मिलेगा, किशोर में 50,000 से लेकर 5,000 तक, तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, और तरुण प्लस में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक। इसमें मार्जिन शिशु के लिए नील है, किशोर तरुण और तरुण प्लस के लिए 15% है। अब आते हैं PM विश्वकर्मा, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत नाम दिया गया है। इसमें जो वो है टारगेट कस्टमर है कारपेंटर, बोट मेकर, ये सब हैं तरह तरह के लोग जो काम करते हैं, पॉटर, कुम्हार, सोनार, मूर्तिकार, लोहार, इन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। टोटल क्वांटम ऑफ लोन है 3 लाख का। फर्स्ट लोन ट्रांस अप टू 1 लाख, सेकेंड लोन ट्रांस जो है 2 लाख तक का रहेगा। मिनिमम एज इसके लिए 18 साल होना ही होना है। अब आते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए, जिसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का SC और ST बोरोवर लोगों को लोन दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ वुमेन्स को भी दिया जाता है जो 18 साल से ऊपर के हैं। इसका मार्जिन जो है 15% का रहता है। अब आते हैं डिपॉजिट अकाउंट में। डिमांड डिपॉजिट में होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में RD, शॉर्ट डिपॉजिट, SDR भी उसको बोलते हैं। मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जिसे MIC या QIC बोलते हैं। डबल बेनिफिट डिपॉजिट जिसे DBD कहते हैं। अदर फिक्स डिपॉजिट। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हम लोग कहते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम बैंक अर्न्स फ्रॉम इट्स लेंडिंग activities and the interest it pays to depositors। NII का फार्मूला क्या है? नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट पेड, है ना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM का फार्मूला क्या रहता है? NII बट्टे एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। ग्रोथ इन कासा इक्वल टू इम्प्रूव्ड NIM इक्वल टू इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। स्कीम कोड जान लेते हैं थोड़ा सा। बेसिक सेविंग अकाउंट का कोड होता है SB 101। सेविंग अकाउंट इंस्टीट्यूशनल का रहता है SB 102। सेविंग अकाउंट प्रथम का रहता है SB 116। पेंशनर सेविंग अकाउंट का रहता है SB 121। रक्षक सैलरी अकाउंट जो आर्मी इसके लिए होता है उनके लिए होता है SB 161। गवर्नमेंट सैलरी सेविंग अकाउंट के लिए कोड यूज़ होता है SB 163। प्राइवेट सैलरी सेविंग अकाउंट के लिए यूज़ होता है SB 165।
सैलरी सेविंग अकाउंट के लिए SB 111, नारी शक्ति अकाउंट के लिए SB 192। हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बेसिक सेविंग अकाउंट का SB 101, अगर सेविंग अकाउंट इंस्टीट्यूशनल है तो 102, सेविंग अकाउंट प्रथम है तो 116, पेंशनर के लिए 121, रक्षक के लिए 161, गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट के लिए 163, प्राइवेट सैलरी अकाउंट के लिए 165, सैलरी सेविंग अकाउंट के लिए 111, नारी शक्ति अकाउंट के लिए 192। अब थोड़ा करंट डिपॉजिट देख लेते हैं। टाइप ऑफ करंट अकाउंट क्या होता है? टायराइज्ड करंट अकाउंट और है स्टार रेरा प्लस करंट अकाउंट, है ना। इसमें क्या है कि मेट्रो ब्रांचेस के लिए 10,000 रुपये, MAB अर्बन ब्रांचेस के लिए 5,000 होना चाहिए, MAB सेमी अर्बन के लिए 2,000 होना चाहिए, MAB रूरल के लिए 2,000 रुपया होना चाहिए। ये करंट अकाउंट का MAB का स्लैब है। करंट अकाउंट के स्कीम कोड जान लेते हैं। नॉर्मल करंट अकाउंट जनरल का है CD 201, करंट अकाउंट NRO का है CD 205, करंट अकाउंट NRE का है CD 206, करंट अकाउंट कलेक्शन अकाउंट का है CD 209, करंट अकाउंट इंस्टीट्यूशनल अगर होगा तो CD 211। फिर से रिपीट करते हैं। करंट अकाउंट जनरल का 201, करंट अकाउंट NRO 205, करंट अकाउंट NRE 206, करंट अकाउंट कलेक्शन 209, करंट अकाउंट इंस्टीट्यूशनल 211। थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं NRE और NRO में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये रहा NRE का लिस्ट और ये रहा NRO का लिस्ट। कौन खोल सकता है? जो NRI होते हैं वो NRI अकाउंट खोल सकते हैं, और NRO भी NRIs के लिए ही है। जॉइंट अकाउंट के लिए दोनों को परमिटेड है। जॉइंट अकाउंट विद रेसिडेंट उनके लिए भी दोनों के लिए परमिटेड है, NRI NRO के लिए। नॉमिनेशन दोनों के लिए अवेलेबल है, नॉमिनेशन दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। रिपार्टेबिलिटी ये क्या है? NRE अकाउंट जो है फ्रीली रिपार्टेबल, और NRO के लिए रहता है अप टू USD 1 मिलियन सब्जेक्ट टू FEMA गाइडलाइन। NRO पे FEMA गाइडलाइन चलता है, जो कि NRE पे नहीं चलता है। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग, करेंट, टर्म डिपॉजिट कुछ भी खोल सकते हैं दोनों में। पीरियड रहता है NRE के लिए 12 महीना से लेकर के 10 साल तक का, और इसमें मिनिमम 15 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक का NRO के लिए रहता है। यही फ़र्क है। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। लो रिस्क होता है अगर 70 के ऊपर मार्क्स है, मीडियम रहेगा 50 से 70 के बीच, हाई रिस्क रहेगा 50 से अगर नीचे रहेगा, बिलो 50 रहेगा तो वो हाई रिस्क अकाउंट रहेगा। थोड़ा सा APY देख लेते हैं, अटल पेंशन योजना के नाम से जिसे हम जानते हैं। कंट्रीब्यूशन पर मंथ क्या है? 100 रुपया तक के लिए जो पेनल्टी है वो 1 रुपया का तक का रहता है। 100 से 500 के लिए 2 रुपया, 500 से 1000 के लिए 5 रुपया, और 1000 रुपये से अधिक के लिए पर मंथ पेनल्टी रहता है 10 रुपये। अटल पेंशन योजना बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है 42 रुपया पर मंथ, हाँ, जो कि 1000 रुपया पेंशन 60 के बाद उनको दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, और बिल्कुल ये अच्छा स्कीम है। इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 14 से 54 रुपये प्रति महीने का किया जाता है, जिसमें लगभग 5000 रुपये पर मंथ जो है आपको वहाँ पे पेंशन मिलने की संभावना रहती है। चलिए थोड़ा सा लिमिटेशन पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट देखते हैं। DP नोट की वैलिडिटी 3 साल तक रहता है फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। मॉर्गेज 12 साल तक रहता है, गारंटी 3 साल तक रहता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री 12 साल तक रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, डिमांड लोन 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, टर्म लोन भी 3 साल, CC 3 साल, बिल डिस्काउंटिंग 3 साल, बिल परचेज 3 साल, और डिक्री 12 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, है ना। राजभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान के भाग 17 को 4 अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसमें से 343 से 351 तक कुल 9 आर्टिकल हैं जो कि राजभाषा से संबंधित हैं। 343 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है और हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी, ऐसा लिखा गया है, और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप यानी कि 1 2 3 का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं को अपना राजभाषा अपनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 346 में एक और दूसरे राज्य के बीच पत्र की भाषा के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली गई भाषा को राजभाषा का दर्जा उस राज्य में दिया जा सकता है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 349 में कुछ भाषा से संबंधित कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया लिखा गया। अनुच्छेद 350 जो शिकायत निवारण के लिए है। अनुच्छेद 351 में सरकार को निर्देश दिया गया है कि हिंदी का प्रसार करने के दायित्व भारत सरकार का है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को, जो जिसमें अंग्रेजी को छोड़ के उन लोगों को राजभाषा अपनाने का ये दिया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 प्रकार के दस्तावेजों को द्विभाषीय रूप से जारी करना अनिवार्य है। इसे 26 जनवरी 1965 से लागू किया गया है।
इसके अलावा जो है राजभाषा नियम 1976 है, जिसमें नियम 2 के तहत क ख ग और क्षेत्र में बांटा गया है राजभाषा को, जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदी बोली लिखी और समझी जाती है वो क क्षेत्र, जिसमें बोली और समझी जाती है लिखी कम जाती है वो ख क्षेत्र, और बाकी सब ग क्षेत्र में आते हैं। नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। 3 प्रकार के बढ़िया पुरस्कार दिए जाते हैं: राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, नाराकाश राजभाषा सम्मान पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार। टॉलिक मीट 6 महीने एक बार और ऑलिक मीटिंग 3 महीने में एक बार की जाती है। धन्यवाद।